अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करना है, वो भी हमारा बेटा केमिकल बॉन्डिंग का ही है। टॉपिक नंबर 6.3 का ही हमारा सब टॉपिक है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बेटा प्रीवियस हम लोगों ने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो था आयनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो कि एक कैटायन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आज हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एक एनर्जी वैल्यू है, लेकिन किसके लिए? दैट इज यूज्ड टू मेक एन एनायन। जब एक एटम एनायन बनाता है तो जो एनर्जी चेंजेस हो रही होती हैं उन एनर्जी चेंजेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बेटा पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। दैट इज एक्चुअली द एनर्जी रिलीज्ड, यानी इस बात को गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर रिलीज है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चेंज है ये हमारे पास है एक्सोथर्मिक चेंज। एक्सोथर्मिक चेंज हम कहते हैं ऐसी चेंजेस ड्यूरिंग विच हमारे पास हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। अब देखिए बेटा पहले जो डेफिनेशन देखें, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom in its valence shell to form an anion। कि वो एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है जब हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में मौजूद पार्शियली फिल्ड या एम्प्टी, इसका मतलब है फुली फिल्ड ऑर्बिटल में तो आप इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते। तो शर्त ये है कि वैलेंस शेल में जो आपके ऑर्बिटल मौजूद हो, कौन सा ऑर्बिटल? वो s भी हो सकता है, वो p भी हो सकता है, वो d भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि या तो वो एम्प्टी हो, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या पार्शियली फिल्ड हो। मिसाल के तौर पे s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड। p के अंदर जब 2, 3, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो यहां पर देखिए बेटा मैंने आपको बताया एनर्जी रिलीज, इसका मतलब ये कि जब एक एनायन बनता है एनर्जी निकलती है। निकलती क्यों है उसकी पहले वजह सुन लें। सपोज आपने यहां पर एक एटम x, कोई भी सपोज मैंने एटम x लिया हुआ है और ये इसका स्ट्रक्चर है और इसके वैलेंस शेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब होता क्या बेटा कि आपका जो न्यूक्लियस है इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और बेटा जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने वहां पर आप लोगों को ये बात पहले भी बहुत क्लियरली डिस्कस की थी कि जहां कहीं अट्रैक्शन क्रिएट होती है, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है। अब बेटा वो अट्रैक्टिव फोर्स किसी के भी दरमियान हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान भी हो सकती है, हमारे पास पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी हो सकती है, हमारे पास एक एटम के न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी हो सकती है, कोई भी चार्ज ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज के दरमियान जब भी अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है वहां पर बेटा याद रखें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और वो एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। अब इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो रही है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इन द फॉर्म ऑफ हीट हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो जो आपने पहला इलेक्ट्रॉन डाला और जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इसके लिए बेटा हम लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं E.A, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जस्ट लाइक द आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी को किलो जॉल पर मोल में मेजर किया, हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी किलो जॉल पर मोल में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर बेटा इसको मजीद एलैबोरेट करने के लिए मैंने यहाँ एग्जांपल कोट किया क्लोरीन। क्लोरीन वैलेंस शेल में बेटा इसके पास मौजूद है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड, और टू मेक अ क्लोराइड आयन। अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोराइड बनाया। अब जो एनर्जी निकली, जो एनर्जी रिलीज हुई
वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बेटा हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। अब देखिए बेटा, इसने तो लिया एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप ये देखें आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ साथ नहीं लेगा, ये साइमल्टेनियसली लेगा, पहले एक लेगा फिर दूसरा लेगा। अब इसने जब पहला इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पर हमारे पास ऑक्साइड आयन बना, लेकिन ये यूनी नेगेटिव ऑक्साइड आयन है। पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यूनी नेगेटिव ऑक्साइड आयन बना। अब ये जो पहला इलेक्ट्रॉन डाला और जो एनर्जी रिलीज हुई, मैंने पहले के ऊपर आपको बताया, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ईए वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये नेगेटिव साइन के साथ दिया हुआ बेटा, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक है, यहां पर मेरा बेटा हीट रिलीज हो रही है। लेकिन यही यूनी नेगेटिव ऑक्साइड आयन, जिसको अभी मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि अभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अब हमारे पास बन जाएगा डाई नेगेटिव आयन बन गया, और -2 इसके ऊपर आ गया। अब आप लोग एक बात देखिएगा, ये बात आप लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन सी होगी कि जब पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब लिया तो अब यहां पर एक बड़ा चेंज आया। पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो ये था एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी यहां तक भी तब्दीली आ गई। पहले में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, दूसरा डालने के लिए एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी क्या आ रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। तो बेटा इस बात को याद रखिएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमेशा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमेशा हमारे पास एक्सो होती है। उसकी वजह मैं आपको पहले डिटेल बता चुकी हूं कि जब एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है मेरा बेटा, तो वहां पर अट्रैक्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी रिलीज होती है, डिक्रीज होती है सिस्टम की एनर्जी, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो रही है। अब जो आपने इलेक्ट्रॉन डालना है वो न्यूट्रल एटम के अंदर नहीं डालना, बल्कि आपने किसमें डालना है, एक यूनी नेगेटिव आयन के अंदर डालना है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आने वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जो मौजूद है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और जहां उसने जाना है वहां भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वहां भी नेगेटिवली चार्जेस की राजधानी है। अब क्या होगा, जब आने वाला आएगा मौजूद भी नेगेटिवली है, पूरे एटम के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा रिपल्शंस होती हैं। अब सिस्टम के अंदर अगर रिपल्शंस बहुत ज्यादा है तो सिस्टम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब इस रिपल्शंस को मिनिमाइज कैसे हम सिस्टम में करेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां घुसाएंगे कैसे, बाय कोवियल एनर्जी हम एनर्जी देंगे। देखिए आप इसको समझिए, आपका क्लासरूम है बेटा, उस क्लासरूम की कैपेसिटी है कि वहां 7 लोग मौजूद है। अब 7 लोग मौजूद है, हमने 8वां डालना है, तो 8वां कैसे डालें, हम दरवाजा खोलेंगे, हम बच्चे को घुसा कर फौरन मार के बंद कर देंगे, कुंडी बंद कर देंगे, क्योंकि कैपेसिटी तो उसकी 7 की है या 6 की है, लेकिन हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। जो एक्स्ट्रा डाटा हम लोगों ने ऐड किया है वो हमने अपनी पावर पे किया है। तो इन द सेम वे हमने जब इस यूनी नेगेटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाला तो यहां डरना नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा सिस्टम के अंदर रिपल्शन हो जाती है, लेकिन उन रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए हम यहां पर एनर्जी देंगे। हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, एनर्जी देंगे। तो इसका मतलब यह है फर्स्ट ईए वैल्यू हमेशा एक्स होती है, लेकिन सेकंड और इसके अलावा अगर थर्ड है, जैसे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके -2 बनाता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन लेके -3 बनाता है। तो इसकी 3 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट हमेशा हर एटम की बेटा एक्स होगी, जबकि सेकंड और थर्ड ईए
जो होगी बेटा वो हमेशा आपके पास क्या होगी, एंडो होगी। तो ये तो बेटा हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुताबिक मैंने आपको बताया। फिर अब हमें डिस्कस करनी है वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब इसको देखिए बेटा, इसको भी मैं जो डिस्कस करूंगी वो विद रेफरेंस टू द फैक्टर्स करूंगी। साइज ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट। ये जैसे हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, ये तीनों फैक्टर जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, इन द सेम वे दे इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा मैं जनरल आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इसके लिए मैंने ये ग्रुप लिखा है लिथियम से लेकर आप सीजियम तक जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अक्रॉस का जो है पीरियड ये वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसको मेरा बेटा मैं इस रेफरेंस से बताऊंगी। साइज ऑफ एन एटम बढ़ेगा, जब एटम का साइज बढ़ता है बेटा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी कम एनर्जी हमारे पास क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। और यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब अक्रॉस का पीरियड देखिए, लिथियम -16 एंड फ्लोरीन पे हो रहा है -322। ये माइनस बेटा मैथ वाला नहीं है, ये माइनस का मतलब है कि इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहां पर सिर्फ 16 किलो जॉल पर मोल हो रही है, यहां पर जो रिलीज हो रही है वो 322 हो रही है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह मेरा बेटा हम लोग इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर चार्ज करेंगे कि जब हम अक्रॉस का पीरियड जाते हैं क्या होता है मेरा बेटा, साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज, साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट, ये बात बहुत दफा डिस्कस कर चुकी हूं, अक्रॉस द पीरियड इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से और साइज छोटा होने से हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इन जनरल बेटा मैं बात करी, इन जनरल हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है और डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके बाद बेटा जो हम लोग रेगुलर इसी के साथ सब टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो मैं आपको बता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अच्छा बेटा, अब मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने वही जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी है, उससे अगला जो हमारा सब टॉपिक है उसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप पहले भी कुछ फेमिलियर हैं, कुछ आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली बेटा एक पावर होती है, एक टेंडेंसी होती है, एक कैपेबिलिटी होती है, कुछ भी आप लोग कह लें। तो इसकी बेटा डेफिनेशन ये है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि जब दो एटम्स, सपोज हमारे पास एटम X है और यहां दूसरा एटम भी क्या है, X है, जब ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयर करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि आधे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला एटम X ये देगा और आधे इलेक्ट्रॉन क्या देगा, दूसरा देगा। अब जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके भी शेल में होता है, रोटेट होता है, और इसके भी शेल का क्या होता है, पार्ट होता है। अब ये देखिए बेटा, जब हमारे पास अब दो तरह के मॉलिक्यूल मैंने यहां बताने हैं आपको, एक होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम्स के दरमियान बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की मैंने यहां पर एग्जांपल लिखी हुई है। अब देखिए, हाइड्रोजन ने एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मेरा बच्चा ये देखें, इन केस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि जितना टाइम, जितनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की इस हाइड्रोजन एटम की तरफ है, उतनी हमारे दूसरे हाइड्रोजन एटम की तरफ है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी ये दोनों एटम्स जो है इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो का मतलब क्या है बेटा, बिटवीन द डिफरेंट एटम्स। अब डिफरेंट एटम्स उनको हम क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताती हूं। लेकिन जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना और वो दोनों एटम डिफरेंट है, जैसे मैंने यहां पर अब एक हाइड्रोजन की बजाय हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन की कोवलेंट बॉन्डिंग शो की। अब इसमें ये देखें, हम कहते तो ये है कि जी म्यूचुअल शेयरिंग होनी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बल्कि क्या होता है कि इन दोनों एटम्स में से जो एटम पावरफुल होगा, अब सुन ले पावरफुल एटम क्या होता है, वो वाला एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब वो क्या करेगा, चूंकि अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये फ्लोरीन एटम क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो बेटा एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये जो हमारे पास मैंने पहले डिस्कस की कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, अब वो क्या हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और ये किसकी वजह से हुई बेटा, ये इस वजह से हुई कि फ्लोरीन हाइड्रोजन की निस्बत क्या है, हमारे पास मोर पावरफुल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। अब हम कहते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक माइनर आयनिक करैक्टर डेवलप हो गया, और हम कहते हैं कि हमारे हाइड्रोजन फ्लोरीन मॉलिक्यूल में इस हाइड्रोजन के ऊपर एक स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन के ऊपर एक स्मॉलर नेगेटिव, इसको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव भी कहते हैं, चार्जेस आ जाएंगे। और ये चार्जेस क्यों क्रिएट हुए, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दीज टू एटम। तो ये पावर जो है, ये जो टेंडेंसी है एक एटम की इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की, उस पावर को, उस टेंडेंसी को, उस कैपेसिटी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा, वही वाले फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, वही वाले फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर कौन सा बेटा, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग फैक्ट। जिस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू वेरी करती है ग्रुप के अंदर along the period, सेम वे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ऐसे वेरी करेंगी। डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों डिक्रीज हो जाएंगी, साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है साइज बड़ा होने से, और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो ग्रिप है एटम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हम जब अक्रॉस द पीरियड जाए तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होने से और शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और एक बेटा कॉमनली बच्चों को समझाने के लिए हम बताते हैं कि अगर आपको बताना है कि एक पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सबकी वैल्यूज को बेटा याद करना मुश्किल होता है। तो ये ज़हन में रखें कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का बादशाह है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सबसे ज्यादा है। अब याद रखिएगा, जो एटम फ्लोरीन के जितना नजदीक होगा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितना फ्लोरीन से हम दूर होते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, कम। अब देखें फ्लोरीन के सबसे नजदीक क्या है, ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन के बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। और जैसे जैसे आप देखें फ्लोरीन से दूर हो रहे हैं
लिथियम सबसे दूर पड़ा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमारे पास वैल्यू क्या है, सबसे कम है 1.0 इन इट्स ऑन पीरियड। और अगर मैंने आपको बताया आप वर्टिकली भी दूर होते जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे फ्लोरीन से आयोडीन तक का सफर आप लोग करें तो फ्लोरीन की 4.0 है और आयोडीन की 2.5 है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं कि कम हो रही है। और दूसरा ये कि ये एटम फ्लोरीन से दूर भी है, तो जो एटम फ्लोरीन से जितना दूर होगा इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सबसे कम होगी। अब देखिए बेटा, ये हमने आज जो हमारे ये टॉपिक थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी से हमें पता चलता है कि एक एटम का कितना ज्यादा मेटालिक करैक्टर है, तो कंबाइंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें नॉन मेटालिक करैक्टर का पता चलता है। जैसे हम कहते हैं कि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी उतना उसका मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा। ये याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी, इसका मतलब है वो पीरियोडिक टेबल का उतना ही उसका नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक दूसरी बात, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है, पॉलिंग ने एक्चुअली ये पॉलिंग ने ये स्केल दिया था और उसने इसमें इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको 4 रखा था, तो इसकी 4 है, इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल का सबसे जो रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, फ्लोरीन एटम है। तो ये बेटा हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस किए कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। अब हमारा इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है, वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स।